हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक दीक्षाला इंस्टीट्यूट में हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या फिर नर्वस सिस्टम से हम कह सकते हैं ब्रेन। लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था हमारा नर्वस सिस्टम से ही न्यूरॉन और नर्वस सिस्टम क्या क्या पार्ट होता है, किन किन बॉडी के अंदर किन फंक्शंस को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम के यूनिट की बात करें तो न्यूरॉन की बात की जा चुकी है। मैं आप लोगों को न्यूरॉन का डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स का कंडक्शन किस तरीके से होता है ये भी मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा ब्रेन। देखें, ब्रेन कह सकते हैं या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक वो पार्ट जो कि क्या कराता है। सिंपल अगर मैं बात करूँ तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो स्ट्रक्चर आज हम पढ़ेंगे। देखें, सबसे पहले नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। नर्वस सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और अगर बात की जाए तो हमारी बॉडी का पूरा एक कंट्रोलिंग सिस्टम नर्वस सिस्टम माना जाता है। मतलब अगर हम अपने बॉडी से एक ब्रेन को रिमूव कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ रन कर रही हैं वो ब्रेन की वजह से ही चलती हैं और वो रुक जाएंगी। जैसे कि आप बात करोगे भाई हार्ट वर्क इटसेल्फ, मतलब जो हमारा हार्ट है वो तो मायोजेनिक है, उसको किसी के इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में हार्ट को हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं करता होगा। तो उसका जवाब हम क्या देते हैं भाई कि नो डाउट हार्ट खुद से वर्क कर रहा है। हार्ट एक मायोजेनिक ऑर्गन है। जितना भी इम्पल्स आपका जनरेट होता है वो एक्साइटेटरी साइनोएट्रियल नोड्स की वजह से होता है। कोई भी कनेक्शन यहाँ पे ब्रेन से नहीं है। लेकिन अगर मैं हार्ट बीट को फास्टन अप या फिर स्लो करने की बात करूँ, तेज़ चलाना या फिर स्लो करना, ये सारे के सारे काम किसके थ्रू परफॉर्म करवाए जाते हैं? आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू परफॉर्म करवाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हार्ट को भी इन्फ्लुएंस करने वाला हमारा कौन सा पार्ट है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्वस सिस्टम में हमने नर्वस सिस्टम की यूनिट पढ़ी थी हमने। आपकी क्या नर्वस सिस्टम की यूनिट हमने पढ़ी थी? न्यूरॉन के अंदर किस तरीके से नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट किया जाता है, दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नर्वस सिस्टम का पूरा एक चार्ट समझाया था, वो मैं आप लोगों को आज फिर से समझाऊंगी। सबसे पहले हमने नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हर जगह हम इसको CNS के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बिल्कुल जिस तरीके से हम एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल पढ़ते हैं उसी तरीके से हमारा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। मतलब एक वो पार्ट जो कि इनको साथ में कंट्रोल करने का काम करेगा, वो तो हुआ आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि मेन कंट्रोलिंग सेंटर बनाता है, और इससे कनेक्टेड जो नर्व्स निकल रही हैं जो कि ये इस पार्ट को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, वो आपका क्या बनाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है, जिसको हम क्या समझते हैं? PNS समझते हैं। तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इन दोनों को हमें डिटेल में पढ़ना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। समझते चलेंगे। सबसे पहला है आपका ब्रेन एंड सेकेंड इज योर स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली 2 फाइबर्स होते हैं। एक तो इफरेंट फाइबर्स होते हैं और एक एफरेंट फाइबर्स होते हैं। मतलब जो नर्व इम्पल्स को CNS को कनेक्ट, मैं फिर से बता रही हूँ एक बार, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? CNS है कंट्रोलिंग सेंटर, जो कि मेन किस तरीके का डिसीजन कब दिया जाना है और कैसे दिया जाना है, ये सारी की सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं आपका किसके थ्रू? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। लेकिन दूसरा अगर मैं बात करूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिग्नल को लेके हमारे डिफरेंट मसल्स तक पहुँचाने का काम करता है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि मेन कंट्रोलिंग सेंटर बनाता है, ये मेन कंट्रोलिंग सेंटर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है।
इनसे सिग्नल को लेके, मतलब इनसे मैसेज को लेके आगे तक सिग्नल को बढ़ाने का काम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। तो जो कंडक्शन है वो किसके थ्रू करवाया जा रहा है, वो कंडक्शन आपका करवाया जाता है पेरिफेरल या फिर पीएनएस के थ्रू ही करवाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे ये जो पीएनएस है इसी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या फिर मैं इसको इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कह सकती हूँ। इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जो कि खुद से रन करता है, हम उसको रन नहीं करवाते। मतलब जो हमारे विल पावर में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो पार्ट आपका क्या कहलाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। और जिस पे हम अपना कंट्रोल दे सकते हैं वो है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। लाइक नर्वस सिस्टम तो वर्क कर रहा है भाई, न्यूरॉन्स ही वर्क कर रहे हैं, न्यूरॉन्स के रिफ्लेक्सेस की वजह से ही हम अपने हाथ पैरों के मूवमेंट को परफॉर्म करवाते हैं। तो ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा अगर बात करें तो पीएनएस के थ्रू ही परफॉर्म करवाया जाता है। क्लियर? लेकिन हमारे विल में है या फिर हमारे विल में नहीं है, वॉलेंट्री है या फिर इनवॉलेंट्री है, इसके बेसिस पे हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके सिग्नल को देने, मतलब उस सिग्नल को ऑप्ट करने के लिए मैसेज एक्चुअली देता कौन है? तो मैसेज दिया जा रहा है आपका किसके थ्रू? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। मैसेज किसके थ्रू दे रहे हैं हम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू दे रहे हैं। अब जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपने फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। जब भी बात करते हैं कि भाई सोचने समझने की पावर, मेमोरी, इंटेलिजेंसी और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपके दिमाग में सबसे पहले किससे कनेक्शन मतलब जोड़ी जाती हैं, तो हम क्या जवाब देते हैं? ब्रेन के थ्रू जोड़ी जाती है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरी मेमोरी, मेरी इंटेलिजेंसी, या फिर मैं बात करूँ जितनी भी 24 आवर रिदम में एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मेरा बॉडी का बैलेंस है, मेरी बॉडी की जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जा रही हैं, लाइक माई डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सब आपका किसके कंट्रोल में है, किसके थ्रू करवाया जाता है? तो हमारे दिमाग में एक छोटा सा जवाब आता है जो कि है हमारा ब्रेन। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा ब्रेन बॉडी का एक ऐसा मेजर ऑर्गन, या फिर मैं कह सकती हूँ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ अ बॉडी, पूरी बॉडी पे अपना कंट्रोल बनाने वाला, पूरी बॉडी पे अपना कंट्रोल देने वाला सिस्टम ही कौन सा सिस्टम कहलाता है? ब्रेन कहलाता है। ओके, सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है भाई? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब पूरी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रलाइज सिस्टम, जिसके चारों ओर सारी की सारी एक्टिविटीज़ रन करती हैं। अब इसी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी इसका प्रोटेक्शन कैसे दिया जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसके बाद हम इसके वर्क को और फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले ब्रेन को क्या बोला गया? ब्रेन को बोला गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट और स्पाइनल कॉर्ड। ये जो ब्रेन है, हम क्योंकि मूवमेंट एंड लोकोमोशन में आप लोगों को बता चुकी हूँ, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो ब्रेन है, इस ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पास बॉडी में एक पार्ट प्रेजेंट है, एक बोनी हार्ट केज प्रेजेंट है जिसके अंदर इस ब्रेन को रखा जाता है, और यही ब्रेन उस बोनी हार्ट पार्ट में सिचुएटेड होके या फिर अपनी स्पेस बना के, अपनी जगह बना के जो ब्रेन रहता है वो किसके अंदर रहता है? उसी बोनी केज में रहता है। और उस बोनी केज को हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ से स्टार्ट कर रही हूँ। कहाँ से? ब्रेन के एक जनरल पार्ट से। बेसिकली हमारे टॉपेस्ट पार्ट जो हमें दिख रहा है, जो हार्ट स्कल दिख रहा है, इस स्कल के अंदर हमारा एक बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट न्यूरॉन का क्लस्टर प्रेजेंट होता है। भाई कोई पूछे ब्रेन क्या है तो हम क्या जवाब देते हैं? हम जवाब देते हैं क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स फॉर्म द ब्रेन। मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन पूरी बॉडी में फैला हुआ है, वही न्यूरॉन मेरे ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होता है, पर एक नेटवर्क के फॉर्म में नहीं बल्कि एक क्लस्टर की फॉर्म में, और वही क्लस्टर्ड स्ट्रक्चर को ब्रेन नाम दिया गया है। न्यूरॉन वही है जो पूरी बॉडी में है और न्यूरॉन वही है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है, पर फर्क सिर्फ इतना है, ब्रेन में क्लस्टर्ड फॉर्म में है और बॉडी के अंदर एक नेटवर्क बनाता है। तो जब ये न्यूरॉन एक क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, तो ये जो क्लस्टर बनता है, ये क्लस्टर क्या करता है? ये क्लस्टर एक
एक ऐसा पार्ट बनाता है जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये हो जाते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने बात करी ब्रेन, जो ब्रेन है वो कहाँ सिचुएटेड है, क्रेनियम में सिचुएटेड है। क्रेनियम क्या है आपका, हार्ड बोनी स्केलेटन। भाई क्योंकि ब्रेन न्यूरॉन से मिलके बना है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कैसा पार्ट हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट हो गया। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी बॉडी का एक सेंसिटिव पार्ट बनाने वाला, सेंसिटिव पार्ट जो न्यूरॉन के थ्रू मिलके बन रहा है वो क्या कहलाता है, क्रेनियम कहलाता है, ब्रेन कहलाता है। अब भाई उस ब्रेन को जब आपको प्रोटेक्शन देना है तो उस ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए आप क्या करोगे, कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे जिसमें उसको आपको सिचुएट करें और लाइफ टाइम ये प्रोटेक्टेड रहे, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है क्रेनियम। इस क्रेनियम से अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है ब्रेन। इस ब्रेन के ऊपर कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग है ये 3 लेयर से मिलके बनी होती है जो कि मेनिंजेस कहलाती है। मेनिंजेस, आप लोग ने एक डिजीज़ के बारे में सुना होगा जिसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस जो है वो मेनिंजेस के इन्फ्लेमेशन की वजह से बनती है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो बन रही है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है कवरिंग ऑफ ब्रेन। क्रेनियम एक बोनी स्कल है, स्केलेटन है। उस बोनी स्केलेटन के अगर मैं बात करूं तो एक कवरिंग ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है जो कि मेनिंजेस कहलाती है। ये जो मेनिंजेस हैं आपकी, ये कवरिंग ऑफ ब्रेन कहलाती है। और ये मेनिंजेस टोटल कितनी होती है हमारे पास, 3 होती है। और इसी इन्फ्लेमेशन ऑफ कवरिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन की कवरिंग का इन्फ्लेमेशन, मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन आपका क्या बनाता है, मेनिंजाइटिस बनाता है। कितनी लेयर से मिलके बनी है, 3 लेयर से मिलके बनी है। सबसे आउटर मोस्ट होती है आपकी ड्यूरा मैटर। मतलब अगर मेरी ये अंदर की तरफ ब्रेन सिचुएटेड है और ये कवरिंग है, तो सब ये जो बाहर वाली आपको दिख रही है ये मैंने क्या नाम दिया, ड्यूरा मैटर। एक अंदर है और एक इन्हीं के बीच में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहली है ड्यूरा मैटर, सबसे पास जो कि ब्रेन के प्रेजेंट है, ब्रेन के पास वाली पाया मैटर। और अगर मैं बात करूं बीच की होती है आपकी एराकिनॉइड। क्या प्रेजेंट होती है, एराकिनॉइड। तो देखें, सबसे पहले जब आप बात कर रहे हो आपके नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें जो ब्रेन है, ब्रेन सिचुएटेड होता है बोनी स्केलेटन में, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम हमारी बॉडी का एक बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है, इजीली डिग्रेडेबल नहीं होता। इवन जब हम बॉडी को बर्न करते हैं, बॉडी को जलाते हैं, तो बॉडी के सारे पार्ट जो हैं वो बर्न कर जाते हैं, लेकिन ये जो स्कल है, स्कल का जो क्रेनियम पार्ट है, वो क्रेनियम डिग्रेड नहीं होता, जलता भी नहीं है। क्यों नहीं जलता, बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस। ओके, इसके साथ साथ हार्डनेस की बात तो हम करते ही करते हैं, इसके अंदर एक फ्लूइड और प्रेजेंट होता है क्रेनियम के अंदर ही। ये जो आपने मेनिंजेस की बात करी, ये जो 3 कवरिंग बात कर रहे हो आप, ड्यूरा मैटर, एराकिनॉइड और पाया मैटर, इन तीनों के बीच में प्रेजेंट होता, मतलब इन तीनों ये जो लेयर्स है ये मेनिंजेस बनाती हैं। और इन्हीं के बीच में आपका प्रेजेंट होता है हमारा एक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के क्रेनियम को कवर करने का काम करता है। क्या कहलाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है बच्चों, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्रेनियम को अगेन एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। एक क्या बोले हम, एक गाढ़ा लिक्विड है बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे ब्रेन की कैविटी के अंदर हमेशा, मतलब ब्रेन को जो कवर कर रहा है उसके चारों ओर हमेशा प्रेजेंट होता है। और इसी फ्लूइड की वजह से क्रेनियम को एक प्रोटेक्शन मिलता है, क्रेनियम ईजिली ब्रेक नहीं हो सकता। तो ये दोनों चीज़ें मिलके क्रेनियम, इसके साथ साथ आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। और सेम चीज़ जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती है आपके वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू। वर्टिब्रल कॉलम भी किसके थ्रू, किससे चारों ओर घिरा हुआ होता है, आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से चारों ओर घिरा हुआ होता है। और यही दोनों चीज़ें मिलके एक एक्सेसिव प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं हमारे दोनों स्ट्रक्चर्स को, क्रेनियम को भी और स्पाइनल कॉर्ड को भी। ओके, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे ये जो ब्रेन वाला पार्ट है, ये ब्रेन हमारा बॉडी के अंदर
अब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये तो रहा एक छोटा सा पार्ट जिसमें हम बता रहे हैं कि ब्रेन किस तरीके से प्रोटेक्टेड है, किस तरीके से सिचुएटेड है और हमारी बॉडी में किन किन लेयर्स से मिलकर बना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्रेनियम से फिर हम यही बात करें मेनिंजेस की। मेनिंजेस के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, एक ब्रेन प्रेजेंट है। वो ब्रेन किससे मिलके बना है, क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन से मिलके बना है। ठीक है, तो अब इस ब्रेन का एक छोटा सा क्या क्या पार्ट है और क्या क्या फंक्शन करते हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने ब्रेन को डिवाइड किया है 3 पार्ट में। सबसे पहला है आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद सेकंड इज योर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद थर्ड इज योर हिंड ब्रेन। सो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी आप बात करते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की, तो ये जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, ये आपका एक सिंपल पार्ट हम बोले तो क्या बनाता है, ब्रेन बनाता है। मतलब ब्रेन को भी मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला है आपका फोर ब्रेन, सेकंड इज योर मिड ब्रेन एंड थर्ड इज योर हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन ये पूरा रीजन कहलाता है, मिड ब्रेन इसके अंदर सिचुएटेड है, और हिंड ब्रेन की बात करें तो जहाँ पर आपका ये सर्वाइकल्स, आपको सर्वाइकल का इनिशिएशन दिखता है, इसके बीच में अंदर की तरफ एक रूट जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो आपका क्या बनाता है, हिंड ब्रेन बनाता है। ओके, तो फोर ब्रेन को मतलब इन सारे के सारे पार्ट्स को हमने फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मिड ब्रेन का कोई डिवीजन नहीं है, फोर ब्रेन का डिवीजन है और आपका हिंड ब्रेन का डिवीजन है। देखिए, सबसे पहले जब आप फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं तो ये फोर ब्रेन को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो है आपका सेरिब्रम और दूसरा है आपका डाइनसेफेलॉन। सबसे पहला सेरिब्रम, दूसरा सेकेंड इज योर डाइनसेफेलॉन। मिड ब्रेन का कोई फर्दर डिवीजन हम नहीं देते। हिंड ब्रेन को फर्दर वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज योर पोन्स, सेकेंड इज योर cerebellum, pons, cerebellum, and third is your medulla oblongata. Medulla oblongata. So तीनों पार्ट्स, अगर मैं 5 पार्ट्स जो आपको दिखाए हैं, बहुत ही मेजर पार्ट बनाते हैं हमारे किसके, ब्रेन के। तो सबसे पहला सेरिब्रम, सेरिब्रम के बाद डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन को आपने फर्दर 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया है, 2 नहीं बल्कि 3 पार्ट्स में। एपिथैलेमस, सेकेंड इज योर थैलेमस, थर्ड इज योर हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस के अंदर क्या होता है आपका, पीनियल ग्लैंड। तो अब हमसे अगर कोई पूछता है कि भाई बॉडी के अंदर ये जो डिफरेंट पार्ट्स आप बना रहे हो, ये जो पूरा का पूरा ब्रेन, और ब्रेन में बात कर रहे हो फोर ब्रेन की, मिड ब्रेन की, हिंड ब्रेन की, तो कौन सा रीजन कहाँ पर आता है, हम इजीली बता देते हैं। फोर ब्रेन ही मिड ब्रेन को एक कैनाल, मतलब एक रूट के थ्रू कवर करता है, और उसी से एक रूट जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जो कि पोन्स, सेरिबेलम और आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाता है। यहाँ सेरिब्रम है, यहाँ सेरिबेलम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखें, सबसे पहले जब आप ब्रेन से आगे बढ़ के फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो फोर ब्रेन में हमने 2 रीजन्स बनाए, एक तो सेरिब्रम बनाया और एक डाइनसेफेलॉन बनाया। ओके, अब इसका फंक्शन समझ लेते हैं हम, क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले अगर मैं सेरिब्रम की बात करती हूँ तो ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन है। हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन क्या बनाता है, सेरिब्रम बनाता है। ओके, इसके साथ साथ जब मैं बात कर रही हूँ सेरिब्रम की, तो ये जो सेरिब्रम है, ये 2 बेसिकली एक हेमिस्फेयर है, ये आधा पार्ट, क्योंकि ब्रेन की बात करें तो अब आधा पार्ट बनता है, और ये बनाता है आपका सेरिब्रम हेमिस्फेयर। तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ये 2 पार्ट्स को मिलके, 2 पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करके, कंबाइन करके बनता है, और इन दोनों पार्ट्स को, दोनों रीजन्स को एक दूसरे से ज्वाइन करने का काम जो पार्ट करता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। मतलब जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर कॉलोसम,
जो दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम कर रहा है, वो जो जॉइनिंग पोर्शन है, वो जो कनेक्टिव पोर्शन है, वो आपका क्या कहलाता है? कॉर्पस कैलोसम कहलाता है। ओके, जब आप कॉर्पस कैलोसम की बात करते हैं तो ये जो कॉर्पस कैलोसम है, ये कॉर्पस कैलोसम आपका पूरा का पूरा सेरिब्रम के दोनों पार्ट्स को जोड़ने का, अडेशन बनाने का काम करता है। और यही जो दो पार्ट्स आपके सेरिब्रल हेमिस्फेयर के आपको दिख रहे हैं, ये बॉडी के दो डिफरेंट रीजन को, लेफ्ट और राइट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके साथ अगर मैं फंक्शन पूछूं आपका सेरिब्रम का, तो सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट भी बनाता है, पहली चीज़ तो। और इसके साथ साथ जो न्यूरॉन्स हैं वो यहाँ पर किस में प्रेजेंट होते हैं? क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो क्लस्टर्स बनाते हैं, ये रिजेस और ग्रूव्स बनाते हैं, जिसको हम गायरे और सल्काई का नाम देते हैं। इस तरीके से ये आपका सेरिब्रम है, ये आपका कॉर्पस कैलोसम मान लीजिए, क्योंकि दो पार्ट्स यहाँ पे जुड़ते हैं। ओके, ये है आपका गायरे, और नीचे वाला रीजन की अगर मैं बात करूँ तो सल्काई। ओके, यहाँ पर आपका बनता है मिड ब्रेन का पार्ट, और इससे एक रूट निकलती है जो कि पोन्स। उसके बाद आपका एक छोटा सा रीजन बनता है सेरिबेलम का, पोन्स, सेरिबेलम, और फिर ये बनाते हैं एक लॉन्ग पोर्शन किसका? मेडुला ऑब्लोंगेटा का। तो कुछ एक रफ स्ट्रक्चर है, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, इसके साथ हम बात करते हैं, जब सेरिब्रम की बात की जाती है तो लार्जेस्ट पोर्शन है आपका। इसके अंदर जो ग्रे मैटर होता है वो तो होता है आउटसाइड, हमारे ब्रेन का ग्रे मैटर होता है आउटसाइड। और अगर मैं बात करूँ आपके वाइट मैटर की, अब ये वाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या है? वी हैव डिस्कस्ड इट इन द लास्ट सेक्शंस। इनर पार्ट, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डायग्राम था कि भाई कौन कौन से माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, कौन कौन से नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं। तो उसकी वजह से ही आपका ग्रे मैटर और वाइट मैटर बनता था, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ओके, तो हमारे ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है वो बाहर होता है, और जो वाइट मैटर होता है वो अंदर होता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़े सेरिब्रम में, तो सेरिब्रम के जो रिजेस और ग्रूव्स है, मतलब एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, गायरे और सल्काई का नाम दिया जाता है। और यही गायरे और सल्काई, मतलब जितना ज़्यादा इनको हमने फोल्ड्स में क्यों डिवाइड किया है? जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, मतलब जितना ज़्यादा न्यूरॉन होगा उतना ज़्यादा आपका मेमोरी इंटेलिजेंसी जो है वो मेंटेन होगी। तो बेसिकली गायरे सल्काई जो हैं वो फोल्ड्स में, जितने ज़्यादा फोल्ड्स होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया, वॉल्यूम, जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि क्रेनियल कैपेसिटी हम सबकी सेम ही होती है। आगे बढ़े, जब हम कॉर्पस कैलोसम ने दोनों को ज्वाइन कर रखा था, अब फंक्शन पूछा जाता है कि भाई सेरिब्रम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो हम क्या जवाब देते हैं कि जब भी आप बात करते हो आपकी बॉडी के अंदर सेरिब्रम के काम की, तो इसका फंक्शन है मेमोरी को मेंटेन करना, इंटेलिजेंसी को मेंटेन करना, किसी भी चीज़ की नॉलेज, जो 24 आवर रिदमिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में चल रही है कि भाई कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, हमारी बॉडी को अपने आप पता चलता जाता है कि भाई अब मुझे भूख लग रही है, अब मुझे नींद आ रही है, अगर मैं सो रही हूँ तो मैं उठ जाऊँगी, अगर मैं 7 o'clock डेली उठती हूँ तो मेरी 7 o'clock डेली अपने आप आँख खुल जाएगी। तो ये क्या है आपका? ये 24 आवर रिदमिक एक्टिविटी है, और ये जो 24 आवर रिदमिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में परफॉर्म करवाई जा रही है, ये किसके थ्रू परफॉर्म करवाई जाती है? हमारे सेरिब्रम के थ्रू परफॉर्म करवाई जाती है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं आपके फोर ब्रेन के ही दूसरे पार्ट की, जो कि बोला जाता है आपका क्या? डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन में है आपका एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस में पीनियल ग्लैंड आती है। पीनियल ग्लैंड के बारे में छोटा सा एक ग्लैंड, जो कि अगेन थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड बहुत तरीके से आपके सेरिबेरम के अंदर क्या होता है? सिचुएटेड होता है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि ढक रखा है इन डाइनसेफेलॉन वाले पार्ट को किसने? सेरिब्रम ने। सेरिब्रम के बाद आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस की जो बात करते हैं आप, तो वो हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करेंगे आगे, कि जब भी हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन्स का रिलीज किया जा रहा है तो वो इन्हीं हाइपोथैलेमस की वजह से करवाया जाता है। फंक्शन बोले तो फंक्शन तीनों का मिला के अगर मैं बता दूं तो भाई थर्मोरेगुलेशन है, थर्मोरेगुलेशन के अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी के अंदर आप क्या कह सकते हो? आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जितना भी केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाया जा रहा है,
क्या बोला, फिर से समझेंगे। थर्मोरेगुलेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये जितनी भी चीज़ें, मतलब थर्मोरेगुलेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, और मैं बात करूँ मेमोरी, मैं बात करूँ इंटेलिजेंसी, नॉलेज, और इसके साथ साथ 24 आवर रिदमिक एक्टिविटी, ये सब आपका फोर ब्रेन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब मेरी बॉडी का एक मेजर पार्ट, एक मेजर कंट्रोलिंग सेंटर कौन बनाता है, आपका फोर ब्रेन ही बनाता है। ओके, उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हम आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बहुत मेजर पार्ट या फिर एक मेजर रोल प्ले नहीं करता हमारे बॉडी के अंदर, बस जितनी भी ऑडिटरी नर्व आती है और जितना भी आपका ऑप्टिक विजन जो भी जाता है वो सबसे पहले भेजा जाता है मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन से फिर कहाँ तक जाता है, आपका हिंड ब्रेन तक जाता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर, मतलब कोई भी चीज़ जब आप देख रहे हो तो देखने पे जो विजन बना, वो विजन किसकी वजह से बना भाई, आंखों से मैंने देखा, देखने पे जो लोब है, ये हम आपके जब सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे आगे तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे। एक क्लास हमारी सेंसरी ऑर्गन की भी लगेगी जिसमें मैं आईज और ईयर्स का डिस्कशन करूँगी। तो आईज से जितना भी सिग्नल है वो सिग्नल कहाँ तक पहुँचता है हमारे, वो सिग्नल पहुंचता है हमारे ब्रेन तक। तो सबसे पहले भेजा जाता है मिड ब्रेन पे और मिड ब्रेन के बाद वो आगे बढ़ता है फोर ब्रेन में। और ये क्या करवाएगा आपका, ये पार्ट जो है आपका किसी भी सिस्टम को, कि मैंने कोई विजन, अगर मुझे मेरे सामने कोई चीज़ दिख रही है तो वो पहले मिड ब्रेन के थ्रू ऑप्ट की जाती है, फिर आगे फर्दर ब्रेन के पार्ट में वो सेंड की जाती है। या फिर आँखों की बात करें या फिर जो चीज़ मैं सुन रही हूँ, जो ऑडिटरी इम्पल्स है, वो भी सबसे पहले आपका मिड ब्रेन के थ्रू ही ऑप्ट किया जाता है। आगे जब हम बढ़ेंगे आपका हिंड ब्रेन के अंदर, तो जो हिंड ब्रेन है आपका, ये हिंड ब्रेन 3 पार्ट्स बनाता है। सबसे पहला है पोन्स, सेरिबेलम, मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा। मतलब अगर मैं बोलूँ मेरे ब्रेन का जो रूट बनाया, वो रूट कौन बनाता है, मेरे ब्रेन का रूट बनाता है आपका हिंड ब्रेन। ये जो पार्ट मैंने आपको दिखाया बहुत क्लियर नहीं है, पर आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी जिक्र कर रही हूँ। ये और ये, जिस तरीके से फोर ब्रेन एक मेजर, मैं बोल सकती हूँ कि हमारी बॉडी का जो मेजर वेट है, वो मेजर वेट किसके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, वो मेजर वेट कंट्रोल किया जा रहा है फोर ब्रेन के थ्रू। लेकिन जो छोटा सा पार्ट नीचे एक ब्रेन के रूट की तरह निकल रहा है, वो बनाता है आपका हिंड ब्रेन, लाइक पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब जब आपने पोन्स की बात करी, तो ये पोन्स हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो कि रेस्पिरेटरी रिदम को, किसको, रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने का काम करता है। किसको मेंटेन करने का काम करता है, रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने का काम करता है। ओके, रेस्पिरेटरी रिदम है। और अगर मैं बात करूं आपका जितना भी हमारा ब्रीदिंग वेंटिलेशन जो कंट्रोल किया जाता है, ये मैंने आपको जब रेस्पिरेशन पढ़ाया था तब पूरा अच्छे, मतलब तब एक टॉपिक हमने पढ़ा था जिसमें हम कंट्रोल करवा रहे थे किसका, आपके ब्रेन वाले पार्ट का, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ब्रेन से कंट्रोल। तो मैंने आपको तब पोन्स का जिक्र किया था कि पोन्स हमारे बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो कि रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने का काम करता है। ओके, दूसरा जब हम आगे बात करते हैं तो सेकेंड इज योर सेरिबेलम। सेरिबेलम बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। मतलब जितना भी बॉडी बैलेंस, लोकेशन आप लोगों को पता है, रूट ऑफ द फोर ब्रेन या फिर फोर ब्रेन के नीचे आपका ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, जिसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा सबसे लास्ट और भी बेसिक रूट बनाता है। बॉडी बैलेंस, देखें, जब भी आप बात करते हैं आपकी बॉडी के हिंड ब्रेन की, ब्रेन के हिंड ब्रेन की, जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट है, उसमें 3 रीजन्स हैं। सबसे पहला है आपका पोन्स, सेकंड इज योर सेरिबेलम एंड थर्ड इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स रेस्पिरेटरी रिदम को देखने का काम करते हैं। फिर मैं बात कर रही हूँ आपके किसकी, सेरिबेलम की। सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। मेरी बॉडी का बैलेंस बनाने का काम कौन सा पार्ट करता है, मेरी बॉडी का बैलेंस का बनाने का काम करता है आपका सेरिबेलम। मतलब मैं आपके सामने स्ट्रेट खड़ी हूँ, ये भी हम सेंसरी ऑर्गन में पढ़ चुके हैं कि सेरिबेलम आपके ऑर्गन ऑफ जो आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हमने बनाई थी, वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स ईयर में जो प्रेजेंट थी, उनकी हेल्प से आपका बॉडी का बैलेंस जो है वो मेंटेन दोनों पार्ट करते हैं। तो मैं इस रीजन पे खड़ी हूँ, मैं अगर हल्का सा टिल्ट होती हूँ तो आई विल नॉट फॉल टुवर्ड्स दिस साइड, या फिर मैं इस तरफ गिरती हूँ तो मैं इस साइड नहीं गिरूंगी। मैं एक स्ट्रेट बैलेंस बना के रखती हूँ।
लेकिन वही अगर हम बात करें एक ड्रंक पर्सन की, जिसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन कर रखा है, तो उस अल्कोहल के कंजप्शन का मतलब क्या हुआ? अल्कोहल के कंजप्शन का मतलब हुआ कि उसके बॉडी का बैलेंस ख़राब हो गया। क्यों ख़राब हो गया? क्योंकि जितना भी अल्कोहल ड्रिंक किया जाता है वो सबसे पहले जाके सेरिबेलम को ही इफ़ेक्ट करता है, और जब सेरिबेलम इफ़ेक्ट होगा तो बॉडी का बैलेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से मना किया जाता है डू नॉट ड्रिंक व्हाइल ड्राइव। मतलब अगर आपने ड्रिंक कर रखा है और आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन नहीं हो सकता। जब आप चल रहे हो तो आप का मूवमेंट कहीं होगा और आपका जो बॉडी है वो अपने आप को एक कंट्रोल पार में नहीं रख पाएगी। तो वो जो कॉन्शियसनेस ख़त्म हो रही है वो किसकी वजह से होती है? सेरिबेलम की वजह से ही होती है। सेरिब्रम में और सेरिबेलम में कंफ्यूज नहीं होंगे। सेरिबेलम एक छोटा सा पार्ट है और सेरिब्रम एक लार्जर पार्ट है। सेरिबेलम की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है। क्लियर? नेक्स्ट मैंने बात करी मेडुला ऑब्लोंगेटा की। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ अ बॉडी। मतलब हमारी बॉडी की जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं उन सारी की सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा ही करता है। तो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कह सकती हूँ। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ में एक चीज़ और समझेंगे, जब भी आप बात करते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस की, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ की, तो ये वो पार्ट है हमारी बॉडी का जो कि क्या करता है, जो कि डिफरेंट सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लाइक डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, फिर हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन है, तो ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपके विल पावर में नहीं है। और जो एक्टिविटीज़ आपके विल पावर में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ये एक्टिविटीज़ आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। और किसके थ्रू कंट्रोल की जाती हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू कंट्रोल की जाती है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में अगर एक स्टिक को वो आपके इस जगह पे मारते हैं तेज प्रेशर से, तो यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा के खराब होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से सडन हमारी जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं उनकी रुकने की वजह से सडन डेथ हो जाती है। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन से जब हम आगे बढ़े थे तो आगे वाला पार्ट क्या है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड अगेन जितनी भी सिग्नल्स मतलब जैसे मैंने बोला हम रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन एक सेक्शन के हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कोई भी एक्टिविटी जब स्टिमुलस हमारे हाथ पे लग रहा है तो उसका जो सिग्नल है वो कहाँ तक पहुँचता है? ब्रेन तक पहुँचता है। ब्रेन डिसाइड करेगा मैसेज सिग्नल कैसा है, मतलब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, और उसी तरीके का एक्शन फिर हमारी बॉडी के थ्रू आगे भेजा जाता है। तो जब आपने बात करी कि भाई ब्रेन में जो जितने भी मैसेजेस हैं वो मैनिपुलेट कहाँ किए जा रहे हैं? ब्रेन में मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हर मैसेज ब्रेन में मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, बल्कि छोटे मोटे एक्शन जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही ले लिए जाते हैं। लाइक कि कोई किसी ने मेरे शार्प नेल टच करी तो मेरा हाथ पीछे हो गया, किसी ने हॉट आयरन टच करी तो मैंने अपने बॉडी को पीछे कर लिया, कोई मुझे मार रहा है, बीट कर रहा है तो मैंने अपनी बॉडी को पीछे कर लिया। ये तो कुछ छोटे मोटे आपके क्या होते हैं? एक्शंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इटसेल्फ जो हैं वो डिसाइड कर लिए जाते हैं। और जो सिग्नल डिसाइड किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू किया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली दो रूट्स बनाती है, एक तो वेंट्रल रूट बनाती है और एक डॉर्सल रूट बनाती है, जिसके थ्रू आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के इफरेंट फाइबर्स और एफरेंट फाइबर्स जो हैं वो रन करने का काम करते हैं। मतलब बेसिकली प्रोटेक्टेड किससे होता है? तो हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होता है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट जो है ये सिंपल पार्ट यही है। अगेन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कभी कभी काम पूछ लिया जाता है, तो एक तो प्रोटेक्शन दे रहा है, ऊपर से जितना भी एक्सक्रीशन वगैरह है वो पूरा किसके थ्रू परफॉर्म करवाया जाता है? इसी क्रेनियम के थ्रू परफॉर्म करवाया जाता है। क्लियर? आगे जब हम बढ़े तो आगे है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बच्चों हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? दो पार्ट्स में। फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स दो हैं, एक तो एफरेंट फाइबर्स, दूसरे हैं आपके इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट लाने वाले और ले जाने वाले दोनों पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। नर्वस सिस्टम पेरिफेरल ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो बनाता है,
एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, and second is your ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में चल रही हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जब मैंने आपको बात करी तो ये भी दो बना रहा है, एक तो सिंपैथेटिक जो कि स्टिमुलेटरी वर्क करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनता है। और अगर मैं बात करूँ दूसरा पार्ट है आपका बॉडी की एनर्जी को कंजर्व करने के लिए जो सिस्टम हमारी बॉडी में बनाया गया वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लाइक अगर मैं बात करूँ किसी मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट में आने पे या फिर मैं बात करूँ डिम लाइट में जाने पे हमारा जो प्यूपिल है उसका साइज़ जो है वो क्या कर जाता है, डायलेट कर जाता है, बढ़ जाता है। तो वो किसके थ्रू करवाया जा रहा है, सिंपैथेटिक। इनवॉलंटरी एक्शन है पहली चीज़ तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इनवॉलंटरी एक्शन, प्यूपिल का डायलेशन। अंधेरे में जाने पर मेरा प्यूपिल जो है वो क्या कर जाता है, बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, एनर्जी का कंजप्शन करेगा ये कौन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें जो चीज़ को स्टिमुलेट करवाया है उसको आप एनर्जी बचाने के लिए क्या कर दो, वापस कम कर दो। तो जब वापस से लाइट की जो पार है वो मतलब जो लाइट है वो मेरी आइज़ में एंटर करना शुरू कर जाएगी, तो अब धीरे धीरे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसका अपोजिट वर्क करेगा और प्यूपिल के डायलेशन को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जूसेस का रिलीज करवाना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर मैं बात करूं उन्हीं जूसेस को मतलब अब क्या करना है, एनर्जी का कंजप्शन करवाना है, इनको ख़त्म कर देना है, तो वो आपका क्या करवाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंप्लीट करवाएगा। तो एक छोटा सा रिव्यू है आपका किस किस पार्ट का, आपके अगर मैं बात करूं तो नर्वस सिस्टम का, जिसमें आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों की प्रोटेक्शन पड़ी, क्रेनियम में होती है, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम में होती है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि एक्सक्रीशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ हम बात करें हार्ड बोनी स्केलेटन क्रेनियम बनाता है और नीचे बना रही है आपकी वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बॉडी में एक माइनर ब्रेन की तरह हेल्प करता है। मतलब ये भी क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड भी एक क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन ही है, लेकिन किसके फॉर्म में है, थ्रेड की फॉर्म में है। और ये जो थ्रेड की फॉर्म में क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन आपके पास प्रेजेंट है, ये क्या करता है, हमारे किसी भी छोटे मोटे सिग्नल को, मतलब जैसे कि पिन का टच होना है, हॉट आयरन का टच होना है, तो बॉडी में हमें पता है कि भाई इससे आपको क्या करना है, अपने हेड्स का रिमूवल कर लेना है, अपने बॉडी को पीछे कर लेना है। तो ये सारा का सारा काम जो है, ये जो सिग्नल्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही देख लिए जाते हैं। जैसे हमारे ब्रेन से हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर स्पाइनल कॉर्ड में ही निकलते हैं। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर आपके दो तरीके के फाइबर्स हैं, एक तो इफरेंट फाइबर्स हैं, एक एफरेंट फाइबर्स हैं, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू बनाए जाते हैं। ये दो रूट्स बनाते हैं, एक तो डॉर्सल रूट बनाते हैं और दूसरा वेंट्रल रूट बनाते हैं। ये भी स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी के फॉर्म में ही वर्क करते हैं। आगे जब हम बढ़े तो ब्रेन को हमने तीन पार्ट्स पढ़े, एक तो फोर ब्रेन है, दूसरा मिड ब्रेन है, तीसरा हिंड ब्रेन है। फोर ब्रेन सेरिब्रम बनाता है और डाइनसेफेलॉन बनाता है। डाइनसेफेलॉन को फर्दर हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का काम इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, मेमोरी, इंटेलिजेंसी और जितनी भी हम बोलें कि जो आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो एक्टिविटी सेट करते हो, एग्जैक्टली दैट इज़ आर मेमोरी, वो सब कंबाइन करके आपका सेरिब्रम के थ्रू परफॉर्म करवाए जाते हैं। 24 आवर रिदमिक एक्टिविटी जितनी भी चल रही है वो किसके थ्रू परफॉर्म करवाई जाती है, सेरिब्रम के थ्रू करवाई जाती है। फिर जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर आपका क्या दिख रहा है आपको, डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन में हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस जो कि थर्मो रेगुलेशन करा रहे हैं बॉडी का। थर्मो रेगुलेशन के बाद आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ फोर ब्रेन के थ्रू करवाई जाती हैं। मिड ब्रेन एक तो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो सिग्नल जा रहा है, एक ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू जो सिग्नल जा रहा है वो मिड ब्रेन के थ्रू पहले ऑप्ट किया जाता है, फिर आगे फर्दर ब्रेन के अंदर सेंड किया जाता है। फिर डिसीजन लिया जाता है कि भाई एक्चुअली इस मैसेज सिग्नल का मैसेज हमें क्या रिप्लाई करना है। हिंड ब्रेन पर आते हैं तो तीन पार्ट्स हैं, पॉन्स है, सेरिबेलम है और क्या है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा।
पॉन्स रेस्पिरेटरी रिदम सेट करते हैं। सेरिबेलम की बात करें तो बॉडी बैलेंस बनाने का काम करता है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा का बात करें तो इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शंस के बाद आपका यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम पीएनएस कहते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए जो सिग्नल्स हैं जिनको हमें आगे पीछे भेजना है, वो पार्ट आपका क्या बनाता है, वो पार्ट आपका बनाता है पीएनएस। इफरेंट फाइबर्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यही दोनों पार्ट्स में ऑटोनॉमिक को फर्दर एक तो स्टिमुलेटरी हो गए और एक एनर्जी कंज्यूमिंग हो गए, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया। इसमें हम क्या क्या कर चुके हैं भाई, इसमें आप लोगों का पूरा, सबसे पहले मैंने आपको नर्वस सिस्टम का पार्ट कंप्लीट करवा दिया, रिफ्लेक्स आर्क हम लोग पढ़ चुके, इसके बाद हमारे जो हैं सेंसरी ऑर्गन्स हम पढ़ चुके हैं, और इसके साथ साथ आपका जो इसी से कनेक्टेड, ब्रेन से कनेक्टेड आपके जो डिजीज़ेज़ हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, नर्वस सिस्टम।